तो हम लोग जो है शुरू करते हैं अपने टेस्ट के डिस्कशन को, जो 6 to 8 का कॉमन पेपर है इसको लेकर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग यहाँ जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट मतलब 31 से शुरुआत होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1698 में सूतानटी में फैक्ट्री किसने लगाई थी? ठीक है, एक्चुअल पॉइंट ये है सूतानटी। अब समझिए बात को। 1698 में क्या हुआ था कि अंग्रेजों को बंगाल के कुछ जो इलाके थे, कुछ इलाके में क्या क्या था, जैसे गोविंदपुर था, गोविंदपुर, कालीकट और ये सूतानटी जिसको कहते हैं, ठीक है, सूतानटी। ये जो क्षेत्र था ना, ये अंग्रेजों को मिला था। और अंग्रेज ने क्या किया था, चूंकि यहां पे आसपास उनकी फैक्ट्री थी, उन्होंने इसी के इर्द गिर्द जो है आसपास जो है फोर्ट विलियम बनाया था। फोर्ट विलियम की स्थापना की। ये फोर्ट विलियम एक्चुअली में क्या था, अगर देखा जाए तो ये प्रशासनिक कार्यालय था अंग्रेज का, प्रशासनिक कार्यालय था अंग्रेजों का, ठीक है। फोर्ट विलियम प्रशासनिक कार्यालय, तो उसी के आसपास जो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री को यहां से फोर्ट विलियम से संचालित किया जाता था, उसको उसकी देखरेख की जाती थी। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, और बाद में चल के यही एक शहर के रूप में बदल गया भारत में, जिसको कलकत्ता के नाम से जाना गया। समझने वाली बात है कि एक महानगर हो गया आगे चल के, और इसी को कलकत्ता के नाम से जाना गया। तो यहां पे क्वेश्चन आएगा कि 1698 में सूतानटी में फैक्ट्री लगाने वाला कौन? तो जॉब चार्नाक। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए जो है जॉब चार्नाक, इसके द्वारा ये काम किया गया था। तो 31 का करेक्ट आंसर आपके पास ये आ गया। यहां ये भी याद रखिएगा, फोर्ट विलियम की स्थापना तो अंग्रेजों ने कर दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, 1756 में इसी फोर्ट विलियम की घेराबंदी की थी। किसने घेराबंदी किसने की थी? तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने इसी की घेराबंदी करके अंग्रेजों को यहां से भगा दिया था, और फिर अंग्रेज को मजबूरी में फोर्ट विलियम छोड़ के फुलटन द्वीप पे जाके अब शरण लेनी पड़ी थी। फुलटन द्वीप पर अंग्रेजों ने शरण ली थी, ठीक है। और उस घेराबंदी में ही ये घटना होती है जिसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ब्लैक होल की घटना, जब कई सारे अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में नवाब के आदेश पे बंद कर दिया गया, और जब उसको खोला गया तो कुछ ही लोग जीवित बचे थे। इसकी चर्चा हालवेल नाम का एक इतिहासकार करता है इस घटना की। ये ब्लैक होल का संबंध सिराजुद्दौला से ही है और फोर्ट विलियम से है। करेक्ट आंसर 31 का क्या निकला? ए। 31 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास निकल के क्या आया? ए आया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 32 पे चला जाए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था, इसमें अंग्रेज की तरफ से प्रमुख भूमिका हेक्टर मुनरो ने निभाई थी। हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। अंग्रेज जो है ये विजयी हुए, जीत गए, और फिर भारत पर शासन का रास्ता उनमें खुल गया। और इस युद्ध में, इस बक्सर की लड़ाई में 3 लोग थे। एक तो आपका था शाह आलम द्वितीय, एक यानी बी नंबर हो गया ये तो थे ही। इसके साथ थे सुजाउद्दौला, ये अवध के नवाब थे, ये अवध के नवाब थे ये। और एक मीर कासिम बंगाल का नवाब था। मीर कासिम, ये जो है मीर कासिम, ये बंगाल का नवाब था, ठीक है। ये 3 लोग थे इसमें, और तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों से हार गई। हारने के बाद बक्सर के उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शासक तो शाह आलम द्वितीय ही हुआ, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में तो उसी का शासन था, मुगल वंश का। तो शाह आलम द्वितीय करेक्ट आंसर हुआ। ये तीनों हार गए। हारने के बाद मीर कासिम जो है ये दिल्ली की तरफ भागता है। अंत में जाके उसकी 77 में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। यहां पर बक्सर के युद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ वो था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो हुआ था 1765 में, बक्सर की लड़ाई के अगले साल। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? क्लाइव ने। क्लाइव ने जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लाइव के द्वारा ये संधि किया गया था। संधि के तहत क्या हुआ था? शाह आलम द्वितीय जो है, शाह आलम द्वितीय
इसको इसको 26 लाख पेंशन मिलेगा, ऐसा अंग्रेज ने डिसाइड किया। और इसके बदले अंग्रेज को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है, ये दीवानी प्राप्त हो गई किसको? ये प्राप्त हो गई अंग्रेज को। ठीक, 26 लाख की पेंशन, दीवानी। उसके बाद क्या हुआ? जो शुजाउद्दौला था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इसके साथ क्या हुआ कि 50 लाख का जुर्माना इसको लगा। 50 लाख का जुर्माना इसको देना पड़ा। और अवध का क्षेत्र तो इसको अंग्रेजों ने लौटा दिया, लेकिन जब क्षेत्र की बात आती है तो इलाहाबाद और कनामाणिकपुर इससे ले लिया गया। इलाहाबाद तथा कड़ा का जो क्षेत्र था वो इससे ले लिया गया, वो नहीं लौटाया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंततः निर्णय यही हुआ और इसमें 32 का करेक्ट आंसर बी निकला। जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो क्लाइव के द्वारा करवाई गई थी, ध्यान रखिएगा, जब वो दोबारा गवर्नर बन के आया था तब। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बी जो है 32 का करेक्ट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? मतलब अगर हम पर कोई शासन कर रहा हो और उसका शासन अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वशासन के बराबर हो जाएगा। स्वशासन मतलब अपना शासन होता है, अपना शासन अपना ही होता है। वो अच्छे शासन का जो है उसका कभी अच्छा शासन मुकाबला नहीं करेगा स्वशासन का। ये जो स्टेटमेंट है आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज की इन्होंने कहा लोगों से कि वेदों की ओर लौटो। बहुत अटूट विश्वास था और अपनी परंपरा को ये आगे बढ़ाना चाहते थे। वेदों की ओर लौटो इनका कहना था। स्वदेशी तथा हिंदी पर इन्होंने बहुत जोर दिया, अत्यधिक जोर दिया। इन पहले से व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। भारत भारतीयों के लिए है, ये कहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी, सत्यार्थ प्रकाश की। ठीक है, और वेद जो है इसको ये बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। जाति वगैरह के ये विरोधी थे, जाति व्यवस्था जो है उसके ये विरोधी थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इनका जो स्टेटमेंट था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपके पास 33 का निकल के आया। क्या? सी, आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। भारतवासियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? एक्चुअल क्वेश्चन ये है। देखिए, साइमन कमीशन जो है इसका बीज कहां से आता है? तो ये आता है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था, अधिनियम आया था। ठीक है, इसके तहत कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद एक साइमन कमीशन, एक आयोग बनाया जाएगा। लेकिन वो आयोग जो है 10 वर्ष से पहले ही साइमन कमीशन को गठित कर दिया गया। गठित करने के लिए जो है उस समय राज्य सचिव जो था बर्केन हेड नाम का राज्य सचिव था। इसके द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था इसके अधिकार में। ठीक है, साइमन कमीशन। अब इस साइमन कमीशन में सदस्य की संख्या 7 थी। सदस्य की संख्या थी 7। इसमें से सदस्य की जो संख्या थी वो कितनी थी? 7 सदस्य थी। उसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष ये थे सर जॉन साइमन। और ये किस पार्टी से थे? उदारवादी पार्टी से थे, उदारवादी दल से थे, जिस दल से दादा भाई नौरोजी जीत के ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, उसी उदारवादी दल से थे। अब इसमें सातों के सातों सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज होने की वजह से क्या हुआ? भारत में जब ये आया, भारत में इसका
इसका श्वेत विद्रोह कह के विरोध, श्वेत आयोग कह के विद्रोह किया गया। श्वेत आयोग के साथ इसका क्या हुआ, विरोध हुआ, किसमें सारे अंग्रेज हैं, कोई भारतीय नहीं है, इसको रिजेक्ट किया जाए। तो ये इसका विरोध हुआ। 28 से लेके 30 तक, 1928 से 30 तक इसने 2 बार भारत की यात्रा की। कितनी बार, 2 बार भारत की इसने यात्रा की, ठीक है। और इसी के सिफारिश के आधार पे आगे चल के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन, लेकिन यह ध्यान रखिएगा उसने ये नहीं कहा था कि 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित करना। वो तो 3 इसलिए हुआ कि पहला फेल कर गया, फिर दूसरा फेल कर गया, तीसरा। उसका मात्र इतना था सिफारिश कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाए और उसमें जो है भारतीय प्रतिनिधियों को ब्रिटेन में बुलाया जाए, ठीक है। ये गोलमेज सम्मेलन था। अच्छा, एक बात और, बिहार की बात अगर देखें यहाँ तो बिहार और यूपी की सीमा पर, तो यहाँ पे बिहार ही मानेंगे उसको। डुमरांव के जो महाराज थे, डुमरांव के उस समय महाराज हुआ करते थे, वो देसी रियासत के टाइप का था। तो डुमरांव के महाराज के कहने पर या बुलाने पर यह आयोग डुमरांव भी गया था। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे दिमाग में सेट कर लेना है कि डुमरांव भी गया था। किसके बुलाने पे, डुमरांव के महाराजा हैं उनके बुलाने पे, ठीक। तो इतने पॉइंट्स थे आपके साइमन कमीशन के। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें सारे क्या थे, अंग्रेज अध्यक्ष थे, इसीलिए इनका विरोध हुआ था। श्वेत आयोग इसको कहा गया था। सभी सदस्य अंग्रेज थे, नहीं दिया गया था। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या निकला, सी निकला। 34 का करेक्ट आंसर क्या आया, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में एक दूसरे को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं इसको श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लिखा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, और इन्होंने लंदन में लिखा। और लंदन में इन्होंने इंडिया हाउस नाम के संस्था की स्थापना भी की थी। किसकी, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, क्वेश्चन आएगा तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। और इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका कहें या बुक कहें, उसका पब्लिकेशन या प्रकाशन करवाया था, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास निकल के आ गया कौन, फर्स्ट का आ गया सी। फर्स्ट का जो है वो आ गया सी। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है इसका सीधा संबंध किससे है, मैडम कामा से है। मैडम कामा, डी, यानी 2 का हो गया डी। इस मैडम कामा के बारे में क्या कहा जाता है कि ये पहली महिला थी, प्रथम महिला जिसने विदेशी धरती पर अस्टुअर्ट, जर्मनी में, अस्टुअर्ट में विदेशी धरती पर क्या किया था कि भारत के झंडे को फहराया था। भारत के झंडे को फहराया था, ठीक है। तो यहां पर यह भी पॉइंट याद रखना है। मैडम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। भारतीय क्रांति की मां भी इनको कहा जाता है। तो संबंध किससे निकला, वंदे मातरम, मैडम कामा से। तीसरा, तलवार की जहां तक बात है, इसका सीधा संबंध है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। और ये संबंध कहां से, बर्लिन से। ये सब भारत से बाहर के थे और बहुत मेहनत कर रहे थे उस समय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकला तलवार का, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। फ्री हिंदुस्तान, ये जो है ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी वैंकूवर में गदर के टाइम पे, वैंकूवर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यहाँ पे ये फ्री हिंदुस्तान एक अखबार हुआ करता था। क्या था ये, एक न्यूज़पेपर था, अखबार था, ठीक है। और जिसका प्रकाशन करते थे तारकनाथ दास। प्रकाशनकर्ता संपादक कौन थे, तारकनाथ दास। तो यहाँ पे निकल के आएगा बी। और गदर जो है, गदर की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को, गदर क्या, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था गदर का। और इनके साथ कौन थे, लाला हरदयाल के साथ सोहन सिंह भाखना भी थे। तो यहां आ गया ई। अब जरा आंसर मिला लिया जाए, CDABE। तो करेक्ट आंसर यहां पर 35 का क्या निकला, बी निकला, CDABE, ठीक है। 35 का करेक्ट आंसर क्या आया, बी आया। बी जो है 35 का करेक्ट आंसर आया। सत्यम कुमार, ये टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे दोस्त दोनों होता है, ठीक है। सैटरडे संडे को फुल लेंथ टेस्ट होता है ये टीचर के लिए,
और मंडे टू फ्राइडे जो है ये पर्टिकुलरली शॉर्ट टेस्ट होता है 40 क्वेश्चन का, अलग अलग सब्जेक्ट का भी और कॉमन पेपर का भी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर और सैटरडे संडे को फुल लेंथ टेस्ट होता है। ठीक, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल होता है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, ये शब्द कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कहां से आ गया, तो राष्ट्रीय ये बताने के लिए था कि अंग्रेज जो यहां पे हमारे पास थे, है ना, उन अंग्रेजों को एक संकेत देने के लिए कि ये पूरे देश की पार्टी है, बस इसीलिए इसमें राष्ट्रीय जोड़ा गया था और कोई इसका मतलब नहीं था। यानी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया जो कह सकते हैं वो सबसे यहां पे उचित आंसर है। ठीक है, कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के लिए कि होल नेशन को रिप्रेजेंट करती है ये कांग्रेस, ये अंग्रेज समझे एक संकेत के रूप में इसको कहा गया था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पहले क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय यूनियन रखा गया था। क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। लेकिन फिर दादा भाई नौरोजी की सलाह पर, दादा भाई नौरोजी के सलाह पर क्या हुआ? सलाह पर, ठीक है, ये यूनियन को हटा दिया गया और क्या नाम कर दिया गया? कांग्रेस। सलाह पर ये कर दिया गया कांग्रेस। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो इस कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 ईस्वी में हुई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए ओ ह्यूम जो है एक सिविल अधिकारी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिविल अधिकारी थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये ए ओ ह्यूम जो है ये प्रथम कांग्रेस के सचिव भी बने थे, प्रथम सेक्रेटरी यही थे और लगभग 9 वर्ष तक लगभग ये सेक्रेटरी बने रहे थे। ठीक, प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कोई और थे और वो थे WC बनर्जी। लेकिन प्रथम सचिव की बात जब आएगी तो वो ए ओ ह्यूम ही आएंगे। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रथम जो अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, WC बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो करेक्ट आंसर इसमें से 36 का क्या निकला? बी निकला। करेक्ट आंसर बी आया। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले पाने वाले क्रांतिकारी जो थे ये खुदीराम बोस ही थे। ये खुदीराम बोस थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड था। क्या नाम था? किंग्सफोर्ड। ठीक है, उस किंग्सफोर्ड पर इन्होंने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर बम फेंका था। बम फेंका, ये दूसरी बात है कि सफल नहीं हुए, वो बम कहीं और चला गया, कोई और निर्दोष मर गया, किंग्सफोर्ड मरा नहीं, तो इन्होंने बम फेंका था। और इसी षड्यंत्र में इनको जो है खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने यहां पर आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार से सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले कौन बन गए? खुदीराम बोस बन गए। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। 37 का करेक्ट आंसर ए। नमस्ते दोस्त, नमस्ते। 37 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास आ गया। कौन? खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले, 18 वर्ष में वो फांसी पे चढ़ गए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कब थी। ये हुई थी 1906 में। ठीक है, नवाब सलीमुल्ला जो है उनको संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक, हालांकि आगा खां भी इसमें थे और प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो आगा खां थे। प्रथम अध्यक्ष आगा जो खां है ये प्रथम अध्यक्ष थे इसके। और इस जो स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की ये ढाका में हुई थी। कहां हुई थी? ढाका में, 1906। तो कुल मिला के हम क्या देखेंगे, अगर कर्जन का शासनकाल देखें
तो ये तो 1899 से 1905 का था। ठीक, तो कर्जन तो हुआ नहीं। मिंटो का 1905 से 1910 होता है, तो इसी के शासनकाल में होगा। बी होगा आंसर इसका। ठीक है, बी आंसर होगा। और चेम्सफोर्ड जो था ये 1916 से 21 तक इसका शासनकाल था। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? बी। 38 का करेक्ट आंसर जो है बी होना चाहिए। 1905 से, हाँ बिल्कुल सही, 1905 से 10 तक जो है लॉर्ड मिंटो सेकेंड था और उसी के टाइम पे मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक, जो चेम्सफोर्ड वाला था ये 1621, इसी के टाइम पर आया था। इसका भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। भारत शासन अधिनियम ये जो है ये एक्चुअली में 1919 ये आया था, किसमें? इसी के टाइम पर। ठीक है, और इसमें राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। राज्यों में द्वैध शासन जो है इसकी व्यवस्था की गई थी और सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत इसके टाइम में हुई थी जब 1909 में आया था मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो, यही मिंटो था, मार्ले मिंटो सुधार है। और इसके तहत क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन जो है उसकी शुरुआत हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। निर्वाचन मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से 38 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है क्या निकला? बी निकला। 38 का करेक्ट आंसर बी निकला। ये क्वेश्चन नंबर 39 पे चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? देखिए, चिपको आंदोलन जो है एक्चुअली में उत्तराखंड के क्षेत्र में चलाया गया था, नॉर्थ इंडिया में। और चिपको आंदोलन जो है सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था, बहुगुणा के नेतृत्व में। और इसका सीधा सीधा मतलब था पेड़ को कटने से बचाने के लिए, वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने के लिए यह मुख्य रूप से काम किया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन का संबंध इसी से है। ये 1974 के आसपास जो है चला। इसी टाइम पर अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में, खास करके कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल का भी इलाका बाद में शामिल हो गया इसमें, दक्षिण भारत में एपिक्को आंदोलन चला था। एपिक्को आंदोलन चलाया गया था। ये इसके नेतृत्वकर्ता थे पांडुरंग हेगड़े जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे, पांडुरंग हेगड़े। उद्देश्य वही था कि पेड़ को बचाना है। ठीक है, पेड़ को बचाना है। यहां एक बात और ध्यान रखना है, एक संस्था तरुण भारत संघ की स्थापना की गई थी राजेंद्र सिंह के द्वारा। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया, इसका मतलब जल संरक्षण के लिए संस्था थी और जल संरक्षण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान में मुख्य रूप से इन्होंने उस जगह पे पानी पहुंचा दिया जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तरुण भारत संघ इनकी जो है वो एक संस्था थी। क्या संस्था थी? तरुण भारत संघ। अब इसमें देखें आगे, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहां स्थित है? निजी क्षेत्र कह रहा है, तो निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी जो विद्युत परियोजना है वो एक्चुअली में मुंद्रा गुजरात में है। ठीक है, मुंद्रा कहां है? गुजरात में। ये निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। ठीक है, अब अगर विद्युत परियोजना की बात कर ले तो 2 पॉइंट इसमें और याद रखना है। विद्युत परियोजना में 2 पॉइंट और भी याद रखना है कि एक थर्मल यानी कोयले से जो बिजली बनेगी, और दूसरा वो आपका हो जाएगा हाइड्रो यानी पन बिजली की बात अगर करें हम। ठीक है, ये दोनों की, तो ये दोनों जो है थर्मल और हाइड्रो, इनको लेकर जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जो है काफी ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, तो जल विद्युत की अगर बात करें तो जल विद्युत में नाथपा झाकड़ी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में
ये, और थर्मल जो है ये सिंगरौली। सिंगरौली एक्चुअली में मध्य प्रदेश का एक औद्योगिक इलाका है, एमपी का, सॉरी ये जो है एमपी का है, मध्य प्रदेश का। ठीक, ये दोनों क्या बताया मैंने, ये बताया है सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजना की बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी, वहां तो निजी क्षेत्र पूछा था ना, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना तो थर्मल का सिंगरौली और हाइड्रो का जल से बनने वाला नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में है, रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, और सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है। थर्मल पावर प्लांट जो है कोयले से बिजली यहां सबसे अधिक बनती है। ठीक है, यहां पे ये भी पॉइंट पूछेगा कि जो नाभिकीय रिएक्टर है हमारे पास, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, उससे हम कितनी बिजली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो टोटल उत्पादन का मात्र 3% कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 2030 तक सरकार का ये अनुमान है, बहुत सारे रिएक्टर अब तैयार होने वाले हैं कि हम लगभग टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 25% इससे जो है हासिल कर पाएंगे आने वाले टाइम में। तो 40 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ए निकल के आ रहा है। 40 का करेक्ट आंसर जो है ये है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट पे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंधित है। चीड़ का पेड़ काफी ऊंचाई पे पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चीड़ के जो पेड़ होते हैं ये मुख्य रूप से शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। जो शंकुधारी वन होता है जिसके पत्ते शंकु के आकार के हों, कोन के आकार के, शंकुधारी वन का ये एक पहचान है। शंकुधारी वन कैसे पाए जाएंगे, कहां पे, जहां टैगा जलवायु पाई जाएगी, टैगा जलवायु, वहां पे मुख्य रूप से शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इन वनों में प्रधानता क्या होती है, किस प्रकार के पेड़ों की, इसमें प्रधानता होती है जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म मतलब ये कि नेकेड सीड्स होते हैं, नेकेड सीड्स मतलब जो है कि जो बीज हैं वो खुले होते हैं, बीज आवरण के अंदर नहीं होते, आवरण के अंदर नहीं होते, अंदर ढके नहीं होते हैं। इस प्रकार के जो वन है इसी को शंकुधारी वन कहते हैं। और इन्हीं शंकुधारी वन का जो है एक विशेषता है चीड़ का पेड़। अब अगर भारत की बात कर ली जाए तो भारत में आपको काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, हिंदुकुश इसको देख लिया जाए, और हिमालय का क्षेत्र, हिमालय कुछ मात्रा में अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहां पर जो है ये चीड़ के वन पाए जाएंगे, यानी चीड़ का पेड़ पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इससे कंपेरिजन करें तो हमें हिमालय में एक उत्तराखंड दिख रहा है, झारखंड और बुंदेलखंड का तो कोई लेना देना नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या निकलेंगे, ए। करेक्ट आंसर यहां पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ए जो है हम इसमें करेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या निकला, ए निकला। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बीपीसी टीयर में जो एग्जाम हुआ है उसी को देखते हुए कराएं प्लीज, संतोष कुमार। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा सजेशन दिया। ये जो क्वेश्चन बन रहा है कैसा क्वेश्चन बन रहा है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन होता है, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का होता है, और सारे फील्ड को कवर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पीछे जो एग्जाम हुआ वो तो हमारे लिए गाइड का काम करता है, लेकिन निश्चित रूप से केवल उतना ही करके हम छोड़ दें, उसी को बार बार करें तो कैसे संभव है। हर दिन का एग्जाम हो रहा है मेरे दोस्त, हर दिन प्रैक्टिस हो रही है, यही क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, ताकि आपको ये चीजें एकदम से दिमाग में फिट हो जाए। प्रैक्टिस का मतलब एक्चुअली में यही होता है। तो आपकी जो सजेशन है वो भी बहुत उचित है, और यहाँ पे जो टेस्ट के क्वेश्चन है वो भी उचित हैं। दोनों के बीच बैलेंस को बना के चला जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सतीश ज्यादा कितने बजे से, 5 बजे से स्टार्ट हुआ था मेरे दोस्त, 5 बजे से, ठीक है 5 बजे से हुआ था। तो 42 है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है, उत्तराखंड में है। ठीक है, सीधा सीधा आंसर हुआ कि जहां पहाड़ी इलाका होगा वहीं पे ये सीढ़ीनुमा खेती होगी। क्या होता है, पहाड़ों पर मेड़ को बनाकर जो है ये खेती की जाती है, और ये मेड़ क्या करता है, ये मिट्टी को बहने से रोकता है, मिट्टी तथा पानी को बहने से रोकता है, यही इसका काम है। ठीक,
यही इसका काम है। तो करेक्ट आंसर 42 का क्या निकला? सी निकला। करेक्ट आंसर 42 का निकला सी। 43 पे आइए, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध एक्चुअली में कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। ये बांध वाला पॉइंट जो है इसको याद ही रखना, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी साउथ की नदी है जो 1400 किलोमीटर लंबाई की नदी है, ठीक है। ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। और कृष्णा एक दूसरी नदी जो साउथ की है, गोदावरी, गोदावरी, ठीक है, जो 1400 लगभग 65 किलोमीटर है, लंबी है। और ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है महाराष्ट्र से, ठीक है। इन दोनों नदियों के द्वारा, कृष्णा और गोदावरी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, जो डेल्टा का निर्माण होता है, ये डेल्टा चावल की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध होता है, चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। कावेरी नदी जो है इसको दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है ये, एकमात्र नदी जिसमें सालों भर पानी रहता है, जिसमें सालों भर क्या होता है? पानी रहता है, पानी रहता है, ठीक है, रहता है। तो इस प्रकार से हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध, ये एक्चुअली में महानदी पर बना हुआ है, यह आपको ध्यान रखना होगा। महानदी पर हीराकुंड जो है ये बांध को बनाया गया है, ठीक है। और जो टिहरी बांध एक्चुअली में बना हुआ है भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर आपके पास कौन सा बांध है? टिहरी बांध। कहां? उत्तराखंड में, ठीक। ये कहां है हीराकुंड? ये हो गया ओडिशा में, ओडिशा में हो गया, ठीक है, ओडिशा। अच्छा, चंबल नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है, ठीक। अच्छा, एक बड़ा चर्चा में रहा था अभी पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना जो आंध्र प्रदेश में है, एपी में लिख रहा हूं, आंध्र प्रदेश में, वहां पे इंदिरा सागर बांध बना है। इंदिरा सागर बांध का जो है निर्माण किया गया है। इतनी बातें हो गई, बहुत हो गई, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। पोलावरम परियोजना जो है सिंचाई और क्या? सिंचाई और इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए है ये, ठीक है, उत्पादन के लिए है। अभिषेक जी, एक्चुअली में राष्ट्रीय आंदोलन का ही तो क्वेश्चन रहता है और इधर उधर का क्वेश्चन रहता नहीं है, ठीक है। अब जहां तक बात है आपको कि सारा का सारा क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से रहे, तो एक दो क्वेश्चन तो हिस्ट्री का इधर उधर से रह ही सकता है, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपकी बात को वहां तक पहुंचाने की, ठीक है। और देखते हैं आगे। फिर भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो म्यांमार के साथ, म्यांमार जो ये वाला इलाका ऐसे झुका हुआ है इसका, ऐसे इसके साथ जो राज्य देखें तो नागालैंड आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और एक ऊपर जो फैल के आएगा आपका, ये आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 ही राज्य हुए ना, और तो कोई हुआ नहीं। तो ये 4 राज्य की सीमा जो है ये एक्चुअली में किससे लगती है? म्यांमार से लगती है, जिसकी कुल सीमा की लंबाई जो म्यांमार की है, कुल सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है और 4 राज्य से सीमा लगती है। कौन? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो किसके साथ नहीं लगती है ये कह रहा है? असम के साथ नहीं लगेगी। करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? ए निकलेगा, ठीक है। यहां ध्यान रखना है आपके पास कि चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा नेपाल, ये जो 4 राज्य हैं, 4 देश हैं, इनके साथ 5 राज्य की सीमा लगती है, यानी प्रत्येक देश के साथ 5-5 राज्यों की सीमा भारत की लगती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास देखें यहां तो एक आ गया भूटान तथा म्यांमार, यहां 4-4 राज्यों की सीमा लगती है, 4-4 राज्यों की, म्यांमार के साथ भी 4, भूटान के साथ भी 4, और एक बच गया अफगानिस्तान। तो यहां से तो बस एक ही लगती है, 106 तो किलोमीटर इसका बॉर्डर ही है हमारे साथ।
और कौन सी सीमा, ये लद्दाख। लद्दाख जो है इसको हम जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, कुल मिला के तो क्या कहेंगे कि सभी राज्य तथा यूटी केंद्र शासित कितने हुए, तो 18 होते हैं जिनकी सीमा किसी न किसी देश के साथ लगती है, जिनकी सीमा भारत के पड़ोसी देश के साथ लगती है। भारत के पड़ोसी देश के साथ, नेबर कंट्री के साथ लगती है। ये एक्चुअली में बात है, ठीक। कुल मिला के तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकला, ए निकला। 44 का करेक्ट आंसर क्या आया, ए आया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए। निम्नलिखित में से वो फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी में तो गेहूं भी उगती है और चावल भी उगती है, लेकिन जब ये प्रचुर मात्रा में पानी कह रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा हम पीछे छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे पहले। तो करेक्ट आंसर हमारा सा क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चावल जो है इसके लिए आपको चाहिए 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर बारिश, ठीक है। जबकि गेहूं जो है इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर भी नहीं, 75 से 80 सेंटीमीटर बारिश काफी होता है, ठीक है। टेम्परेचर की जहां तक बात हो गई, टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर काफी होता है इस चावल के लिए, ठीक है। इस चावल के लिए दो कंडीशंस इसके मुख्य रूप से हैं अगर देखा जाए तो। और ये चावल जो है कुल सकल बुआई क्षेत्रफल, यानी भारत में जितना जो क्षेत्र में बुआई होती है फसलों की, टोटल सभी फसलों की, तो उसका 23% अकेले चावल की बुआई होती है, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम खाद्यान्न फसल की बात करें, खाद्यान्न फसल के बुआई का कितना, 47% अकेले केवल चावल की खेती होती है, ठीक। और यहां पे अभी जो पॉइंट आया था कि कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है इसको भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा इसको कहा जाता है, ठीक है। भारत का चावल का कटोरा किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। चावल का उत्पादन यहां पर बहुत अधिक होता है। राज्य की बात करें तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन करता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये चावल का उत्पादन सबसे अधिक करता है, ठीक है। और गेहूं तो 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश है और इसके बाद टेम्परेचर दो भाग में बटेगा। शुरू का टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 डिग्री होना चाहिए, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब इसको कटना हो फसल को, कटाई के टाइम पे वो चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए ये ठंड के मौसम में होगा, इसको रबी क्रॉप्स कहेंगे। रबी की फसल है, चावल जो है ये खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है क्योंकि जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर तक आते आते इसको काट लिया जाता है। तो 45 का करेक्ट हमारे पास आंसर क्या निकला, सी निकला। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 46 पे आइए। इनमें से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। बालू के रूप में मिलने वाला जो खनिज है एक्चुअली में वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। उस खनिज का जो खनिज है या मिनरल्स है उसका नाम होता है मोनाजाइट। क्या नाम होता है, मोनाजाइट। और इस मोनाजाइट से, जो कि एक खनिज भी कहें या इसको अयस्क भी कहें, अयस्क, और इस मोनाजाइट से जो कुछ भी मिलता है वो होता है थोरियम नाम का एक एलिमेंट यानी तत्व। थोरियम क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है, ठीक है। थोरियम रेडियो सक्रिय तत्व होता है। यूरेनियम का जो अयस्क है इसको कहते हैं पिच ब्लेंड। क्या कहते हैं, पिच ब्लेंड के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी क्या है, एक रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है उसमें से 3 रेडिएशन निकलती है, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। अल्फा का मतलब पॉजिटिव चार्ज, बीटा का मतलब नेगेटिव चार्ज और गामा का मतलब नो चार्ज, गामा का मतलब नो चार्ज। और इसकी जो भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर इस रेडिएशन की सबसे ज्यादा गामा की होगी, उससे कम बीटा की होगी और सबसे कम किसकी होगी, अल्फा की होगी, सबसे कम अल्फा की होगी।
ठीक, तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या लगाया जाए, जहां तो मोनाजाइट होना चाहिए था, नहीं है मोनाजाइट, तो थोड़ियम आप लगा सकते हैं, हालांकि ऑप्शन यहां सही नहीं है। खनिज पूछा है तो खनिज थोड़ियम नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, मोनाजाइट होगा। ठीक है, मोनाजाइट होगा। ठीक, ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ आते हैं। 47, अब ये मैथ आ गया, अब इससे थोड़ा आगे बढ़िए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात। 12 जीएसटी सेवा केंद्र को लॉन्च किया। गुजरात जो है वो काफी विकसित राज्य है हमारा, वहां पे जरूरत भी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो 12 जीएसटी सेवा जो है केंद्रों को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो वित्त मंत्री के द्वारा। कहां, गुजरात में। करेक्ट आंसर 55 का क्या निकला, बी निकला, बी निकला। आइए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है, करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 15 अगस्त 2020 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, डॉल्फिन को बचाने के लिए। इसमें नदी के डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों को बचाने की बात थी, ध्यान रखिएगा, नदी डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों को। यहां पे ध्यान रखिएगा कि डॉल्फिन रिसर्च यानी अनुसंधान संस्थान जो है ये एक्चुअली में कहां स्थापित किया गया है, पटना में किया गया है, पटना में किया गया है। एक बात और याद ध्यान रखना है कि विक्रमशिला जो है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये विकसित किया गया है कहां, डॉल्फिन को बचाने के लिए, तो बिहार के भागलपुर में। ठीक है, गंगा नदी में सबसे अधिक डॉल्फिन जहां पाया जा रहा है वो भागलपुर में ही। अब बचा खुचा है, बाद बाकी सब जगह मर गया। ठीक है, तो इस तरह से विक्रमशिला को बचाने के लिए सब जगह लुप्त हो गए हैं, ये किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपके पास निकल के क्या आ गया, तमिलनाडु। 56 का आ गया क्या, सी। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। 13 नवंबर दयालुता दिवस होता है, ध्यान रखिएगा, दयालुता दिवस बहुत कम ही सुनने में आता है, दयालुता दिवस 15 नवंबर को है। ये भारत सरकार ने डिसाइड किया है जनजातीय गौरव दिवस, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। जनजातीय गौरव दिवस ये किनके स्मृति में होता है, तो ये होता है बिरसा मुंडा, जो कि आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस की खुशी पर, जन्म दिवस के दिन जो है ये एक्चुअली में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब, 15 नवंबर को। करेक्ट आंसर क्या निकला यहां पे, सी। करेक्ट आंसर क्या है, सी है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, तो करेक्ट आंसर है 3 वर्ष तक। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3 वर्ष तक, और इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया? डेरेक ओ ब्रायन को, तो आपने न्यूज में सुना भी होगा, डेरेक ओ ब्रायन जो थे उनको शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक के लिए जो राज्यसभा है, राज्यसभा हमारी अपर हाउस जो है, वहां से उनको सस्पेंड कर दिया गया। किसके सांसद थी, टीएमसी। ठीक है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो है सांसद थी। ठीक, उसके बाद केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कुल 302 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा केरल में कृत्रिम रीफ इकाई की स्थापना के लिए कुल 302 करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है, 302 करोड़ दिया गया है। ठीक है, यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? मान्यता रद्द कर दी है का मतलब ये हुआ कि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, न लोग आगे वो करेंगे उस डिग्री को। एक्चुअली में ये जो है ये एमफिल की डिग्री है। अब एमफिल करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है लोगों को, सीधे वो पीएचडी करेंगे। उसके पहले उनको नेट जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा और उनको पीएचडी की डिग्री मिलेगी, न कि ये जो है एमफिल की डिग्री मिलेगी। एमफिल अब होगा भी नहीं, ऐसा यूजीसी ने जो है डिसाइड किया है। आने वाले समय में इसको इंप्लीमेंट करने की बात होगी। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट की गई है? ये क्वेश्चन नीति आयोग की है, ध्यान रखिए, डाटा हमेशा याद रखना है
नीति आयोग कहता है कि जो गरीबी भारत में 29% थी वो पिछले 9 वर्षों में घटकर कितनी हो गई, 11% हो गई है। गरीबी जो है ये 11% के आसपास टिक रही है। ठीक है, 11%। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, इस बात को ध्यान में रखना है। डेटा 29 से घट के 11 हो गया है। ठीक है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है। देखिए, जो क्वथनांक है यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। इसका मतलब प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, प्रेशर अगर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। ठीक, जैसे हम लोग क्या जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, जो पानी का पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, पृथ्वी की सतह पर यह होता है कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी पानी को पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर लेके चले जाएंगे, सतह से ऊपर यानी पहाड़ वगैरह पे सतह से ऊपर लेके चले जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पानी का क्वथनांक घट जाएगा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाएगा। अब मान के चलते हैं कि पहाड़ पे क्या हो गया, सतह से ऊपर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो गया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया घट के। इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी की सतह पर पानी को गर्म करेंगे हम तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलेगी, पहाड़ों पर पानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलेगी। इसका मतलब ये पानी ज्यादा गर्म होगी, अधिक गर्म होगी। क्यों? क्योंकि ये 100 डिग्री का हीट अपने पास रखेगी तो अधिक गर्म होगी और ये कम गर्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि खाना जल्दी किसमें पकेगा, जो पानी अधिक गर्म होगी तो इसमें खाना जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी पकेगा। और जो पहाड़ वाली स्थिति है वहां पर खाना देर से पकेगा। क्वेश्चन यही भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने समझा दिया, देर से पकेगा। ठीक है, कि जो खाना है वो पहाड़ों पर देर से क्यों पकता है, क्योंकि पहाड़ों पर दाब घट जाता है और दाब के घटने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जब घट जाएगा तो उसमें गर्मी कम रहेगी, उष्मा कम रहेगी, जिसके कारण से खाना जो है देर से पकेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ेगा, दाब में वृद्धि घटेगी तो वो घटेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया 63 का ए। 64 क्या कहता है कि PRT 1 से 5 तक जो है न्यू बैच है 10 सितंबर से। ठीक है, SST ऑल कॉम्बिनेशन 6, 8, 9, 10 वगैरह इसमें है, ये आप इसको देख लेंगे, जिसमें गणित, रीजनिंग विज्ञान, करंट अफेयर, सामाजिक विज्ञान 1 से 5 तक सब कुछ है। आइए नेक्स्ट, प्रकाशिक तंत्र में यानी जरा इंग्लिश देख लें, अकॉर्डिंग टू व्हिच प्रिंसिपल द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट ट्रांसमिट करता है वो एक्चुअली में करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, जिसको TIR कहा जाता है। क्या कहा जाता है, TIR। और इस TIR से संबंधित दो थ्योरी होती है, एक तो ये कि हमेशा प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए तभी TIR होगा, और दूसरा आपतन कोण का मान जो है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हमेशा अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से हमेशा अधिक होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन होगा, अधिक होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके ये जो है TIR की घटना होगी। सघन से विरल यानी प्रकाश जो है, प्रकाश पानी से हवा में चली जाए, सघन से विरल हो गया, कांच से हवा में चली जाए, कांच से पानी में चली जाए, तब जाके जो है TIR होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके उल्टा अगर हो रहा है कि लाइट हवा से पानी में जा रही है, हवा से कांच में, पानी से कांच में, तो ये रेयर से डेंसर यानी विरल से सघन में जा रही है, वहां पर यह घटना नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये चीजें होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही और भी घटनाएं होती है, जैसे मिराज की घटना होती है। इसी पर आधारित होता है इंडोस्कोपी, जो मेडिकल साइंस में यूज होता है, इंडोस्कोपी, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर का ही उपयोग होता है। इसी के सहारे जो है वो हीरे का चमकना भी होता है। हीरे का इतना चमकना किस कारण से, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से ही होता है। 64 का करेक्ट आंसर क्या निकला, बी निकला।
64 का करेक्ट आंसर जो है वो बी आया। आइए क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करेंगे? विद्युत प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा अगर अधिक हो, अधिक मात्रा किसकी? विद्युत धारा की, विद्युत धारा की, तब तो एमीटर का उपयोग। अगर कम मात्रा की हो करंट, कम मात्रा की विद्युत धारा हो तो इसके लिए क्या? गैल्वेनोमीटर का उपयोग। अब यहां पे कम और ज्यादा तो कहा नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा समझना है कि जब केवल विद्युत धारा कहे तो आपको अधिक मात्रा ही लेके चलना है। अधिक का मतलब जो हम लोगों के घरों में बिजली आती है वो। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये मात्र रीडिंग के डिफ्लेक्शन को दिखाता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ही इसका उपयोग होता है। तो यहां पे अगर कम ज्यादा न लिखा हो तो आप आमीटर लगाएं, मैं यहां सी करूंगा, ठीक। अगर कम ज्यादा लिखा हुआ है तब तो कर ही देंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गैल्वेनोमीटर जो है कम मात्रा करेगा, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल को मापने के लिए, पोटेंशियल यानी विभव को मापने के लिए, विभव को मापने के लिए जो है पोटेंशियल को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर, इसका प्रयोग किया जाता है पोटेंशियल को मापने के लिए, ठीक है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, वोल्ट। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सहसंयोजक यौगिक, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग। सब जितने भी कंपाउंड यानी यौगिक होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं और उससे लेते हैं। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होने से इस पर आवेश नहीं होता है। तो आवेश जब नहीं होगा तो ये इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे, यौगिक होंगे, वो कभी कंडक्टर नहीं हो सकते। वो हमेशा इंसुलेटर जैसा व्यवहार करेंगे, कुचालक के जैसा। हमेशा इनका व्यवहार क्या होगा? कुचालक का होगा, क्योंकि चार्ज इन पे नहीं होता, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, सीधे सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और वो बॉन्ड भी वीक होता है, बॉन्ड भी जो है वो कमजोर बॉन्ड होता है, क्योंकि साझा से बनता है। साझा वाला हमेशा कमजोर होता है, सारी चीजें कमजोर होती है साझा में, ठीक है। पार्टनरशिप भी कमजोरी होती है। तो सहसंयोजक यौगिक जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इस विद्युत के कुचालक होते हैं। बात सही है, क्योंकि इसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है। बहुत जल्दी ये पिघल भी जाएंगे और उबलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो अणुओं का बल है, अणुओं का बल इंटरमोलेकुलर फोर्स, वो फोर्स जो है वो काफी कम होता है, ठीक है। और जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यानी सारे पॉइंट्स इसमें क्या है? सही है। सारे पॉइंट इसमें क्या है? सही। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 66 का करेक्ट जो आंसर है 1 से अधिक हो गया। सारे इसमें से सही होते हैं, ठीक। यहां पर आयोनिक बॉन्ड की बात अगर किया जाए, आयोनिक बॉन्ड की, तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम कहते हैं आयन वाला बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, ठीक है। ट्रांसफर से इस प्रकार के बॉन्ड का निर्माण होता है। उल्टा होगा, ये विद्युत का सुचालक होगा, क्योंकि रहेगा, ठीक है। गलनांक क्वथनांक इसका हाई होगा, क्योंकि ये जो है इनके बीच का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है। बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है, ठीक है, स्ट्रांग होता है। इस प्रकार से हम आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड को अलग अलग कर सकते हैं। कार्बन कंपाउंड जितने भी हैं, ठीक है, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो अधिकांशतः कोवैलेंट बॉन्ड का ही निर्माण करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म क्या है? मेटलर्जी। अच्छा, मेटलर्जी का मतलब यह होता है कि जो भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स, ठीक, उस मिनरल्स में हम कुछ को ओर्स कहेंगे। ओर्स से धातु की प्राप्ति, या ये लाइन नहीं अच्छा लग रहा है तो धातु का निष्कर्षण निकालना, उसको धातु का जो है उसका निष्कर्षण जो होता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी के नाम से जाना जाता है। जैसे HGS, ये क्या है? सिनेबार है, सिनेबार नाम इसको देते हैं। और ये किसका अयस्क है? ये पारा का अयस्क है। पारा का क्या है? अयस्क है, यानी ओर है, ठीक है। ZNS क्या कहते हैं इसको? जिंक ब्लेड कहते हैं, जिंक ब्लेंड। और ये किसका? जस्ता का।
जस्ता का अयस्क है, ठीक है, HGS, ZnS, PbS, इसको गैलेना कहते हैं, गैलेना। और ये क्या, सीसा का अयस्क है, ठीक है, Fe2O3, हेमेटाइट कहेंगे इसको, हेमेटाइट क्या, लोहा का अयस्क है। तो इन सब से जो हम प्राप्त करेंगे आयरन को, सीसे को, जिंक को, मरकरी को, इसी सब घटना को एक्चुअली में कहा जाता है क्या, मेटलर्जी। कई सारे प्रोसेस से पूरा होके और तब जो है धातु हमें प्राप्त होती है, किससे, ओर्स से। 67 का करेक्ट आंसर क्या निकला, यहां पे सी निकला। सी जो है अयस्क से धातु के निष्कर्षण की विधि ही मेटलर्जी कहलाती है। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है, फ्लोएम जो है क्या करता है, जो भोजन जो बनता है, ठीक है, भोजन यानी आपका जो स्टार्च समझिए, स्टार्च को तने से लेकर यानी तने नहीं पत्ती लिखे यहां, पत्ती से लेकर पौधे के सभी हिस्से तक पहुंचाने का ये काम करता है, तक पहुंचाता है कौन, फ्लोएम। उसी तरह से जाइलम की अगर बात करें, जाइलम, तो इसका मुख्य काम क्या है, जो जल है यानी पानी जो है, जल का जो अवशोषण होता है, अवशोषण पौधे की जड़ों की केस द्वारा, पौधे के रूट्स द्वारा, जड़ों द्वारा, उसको क्या करता है, ये पत्ती तक, तने से होते हुए पत्ती तक, तने तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, पहुंचाने का काम करता है, यही तो काम है। तो यहां पे देखा जाएगा तो यह पौधे के फ्लोएम का काम क्या है, यह ऑक्सीजन को पौधे के विभिन्न भागों तक, कार्बन डाइऑक्साइड फालतू, यह शर्करा को पौधे के, हाँ ये देखिए यहां शर्करा में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, शर्करा मतलब यहां पे कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट। और पौधे का जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक्चुअली में क्या होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। और अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की बात चली है तो ध्यान रखना है कि पौधे में ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च, और हम लोगों के यानी मानव का जो होता है ये किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, यही कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहां पे शर्करा लिखा है नहीं कार्बोहाइड्रेट, तो कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट आंसर 68 का क्या निकला, सी निकला। 68 का करेक्ट आंसर जो है वो सी है, ठीक है, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए। ये कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्चुअली में दम घोंटू गैस भी कहते हैं, घोंटू गैस, इसको, ठीक है, भूतिया गैस भी कहा जाता है, मतलब घोस्ट गैस इसको कहा जाता है, घोस्ट गैस, भूतिया गैस इसको कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या करता है कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तो कार्बोनिक हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और अगर इस कार्बोनिक हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से 4% भी हो गई हमारे शरीर में, 3 से 4% हो जाती है, तो फिर ब्लड के पास यानी हीमोग्लोबिन के पास क्षमता नहीं है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने की। ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में नहीं जाता है, शरीर के अन्य भागों में नहीं जाता है, और अंत में लोगों की में नहीं पहुंचता, और अंततः क्या होता है कि लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये जो घटना होती है कि हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके इसको समाप्त कर देना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ही क्रश हो जाता है, और उसकी वहन कारण से लोगों की मौत होती है। तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है, और काफी हद तक प्रभावित करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 69 का क्या निकला, ए निकला। ए जो है 69 का करेक्ट आंसर निकला। 70 की तरफ अगर देखा जाए, मनुष्यों में पाया जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक जो होता है, उस कौन कौन सा काम उससे होता है। प्लेसेंटा जो होता है ना, ये अपशिष्ट को बाहर निकालता है, बिल्कुल बात सही है। ये न्यूट्रिशन देता है, ये भी बात सही है। ये एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, स्ट्रक्चर यानी, ठीक है, संरचना के रूप में संरचना प्रदान करता है, ये भी एक बात सही है, ठीक। और सी में दे रहा है कि ये अपशिष्ट को बाहर निकालता है और उसको पोषण देता है, तो दोनों को जोड़ दिया इसने।
तो इसमें कुल मिला के सी आंसर होगा। और क्या करेंगे इसमें से ये वही दोनों ऑप्शन को फिर इसमें सी लिख दिया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ गया, सी आ गया। ये भी लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि सी में ए और बी दोनों इंक्लूड हैं। तो ये जो काम है ये एक्चुअली में प्लासेंटा टिश्यू के द्वारा होता है। अच्छा, इसके द्वारा कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस किया जाता है, खास करके फीमेल सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने का ये काम करता है, जैसे एस्ट्रोजीन, ठीक है, गैलेक्टोजीन, इस प्रकार के हार्मोन्स को भी ये प्रोड्यूस करता है। तो 70 का करेक्ट जो आंसर हमारे पास निकल के आया, क्या निकल के आया, सी निकल के आया। 70 का करेक्ट आंसर है सी। ठीक, तो बस आज की जो क्लास थी यहीं तक थी। अब अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे तो एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।